हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल कुतुब सर में। मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक पाउच है जिसमें मेरा माइक रखता हूं और एक ये मेरा पेन है। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट पर मैं बारी बारी से फोर्स लगाकर बताता हूं। ये मैंने फोर्स लगाया, देखिए ये फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल्स है वो पास आ गए, दूर चले गए, पास आ गए, दूर चले गए, कुल मिलाकर इसका शेप चेंज हो गया। से यस और नो। और यहां पर मैं इस पर अगर फोर्स लगाता हूं तो देखिए मैंने पेन पर फोर्स लगाया, ये पेन पर फोर्स लगाया। क्या ये पेन अपने पार्टिकल्स को या इसका शेप चेंज हो रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक पर बल लगाने पर, फोर्स लगाने पर उसके पार्टिकल्स या उसके जो जो ऑब्जेक्ट्स में जितने भी पॉइंट्स है वो सब पास पास आ जाते हैं। और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि जिसमें पॉइंट्स पास पास नहीं आते, उनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो सेम बनी रहती है। तो जिसमें पार्टिकल्स की पोजीशन सेम होती है, हमेशा फोर्स लगाने पर चेंज नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, इनके बीच की जो दूरी सेम होने की वजह से इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिजिड बॉडी बॉडी रिजिड ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा? रिजिड ऑब्जेक्ट्स। रिजिड ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन आपकी बोर्ड पर आ चुकी है। मैंने आपको जो समझाया वही है। इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जेक्ट में ए बी सी इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ऑब्जेक्ट बना है। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे या फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स के कारण ए और बी के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ए और सी के बीच की जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट एक रिजिड ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात? क्यों जरूरत पड़ रही है? मतलब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या द्रव पिंड की ही बात करेंगे, रिजिड बॉडी की ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए साहब, तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने द्रव पिंड को मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, ये मेरा पेन है। इस पेन को मैं ऐसे उछालता हूं। एक तो ये काम हो सकता है कि मैं इसे सीधा लेकर जाऊं ऊपर। अब मैं इसे घुमा कर ले जा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं ऐसे घुमा कर ले जाने पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है ना? तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो कुल मिलाकर यहां पर मान लीजिए कि एक बॉल है। उस बॉल को मैं सीधे यहां से मोशन देता हूं, है ना? तो अब ये बॉल मैं दो तरह का काम कर रहा हूं, ऐसे घूमती भी जा रही है और ऐसे सीधी भी चल रही है, इस रेखा में भी चल रही है, इस लाइन पर भी फ्लो कर रही है। तो कुल मिलाकर ये होगा कि इसके जितने भी पॉइंट्स है, बात समझ में आ रही है? जितने भी पॉइंट्स है इस बॉल के या ऑब्जेक्ट के, वो सभी पॉइंट का अगर हम मोशन देखें, मान लो ये इसके पेन की टिप है, मैं इसको ऐसे घुमाकर फेंक रहा हूं, तो जो टिप है उस टिप का जो मूवमेंट होगा वो इस तरह का कर्व रहेगा, सर्कुलर पाथ को भी फॉलो करेगा और ऊपर भी उठेगा। से यस और नो? बात समझ में आ गई? अब अब होगा ये कि इसमें पूरे पार्टिकल्स के मोशन को, हर एक पार्टिकल के मोशन को समझना समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके पाथ को समझना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इस काम को हम आसान कैसे करें। इसी चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। इसीलिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रिजिड बॉडीज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और रिजिड बॉडी के कंसेप्ट में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसलेशनल मोशन या स्थानांतरी गति। तो देखो, स्थानांतरी गति या जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, पहले हम उसे सीखेंगे, उसे समझेंगे, फिर मैं आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। देखे साहब, स्थानांतरण गति या ट्रांसलेशनल मोशन। तो देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के इसे सीधा चलाता हूं तो ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां तक आया, ठीक है? सीधी रेखा में ये यहां से यहां तक आया। अब आने पर क्या होगा कि यहां पर जो मूवमेंट हुआ ए का, वो इस लाइन में, सी का इस लाइन में, ध्यान से देखते जाइए, मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, है ना? बी का इस लाइन में। अब आप देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को, इस पूरे पेन को मैं यहां से यहां पर शिफ्ट करता हूं। एक पेन है, इस पेन को मैं यहां से यहां तक शिफ्ट कर रहा हूं।
तो जब यहां से यहां तक शिफ्ट करूंगा तो पेन का हर पॉइंट शिफ्ट होगा। इसका मतलब हर पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन या स्थानांतरी गति। समझ आया? इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। तो अब ट्रांसलेटरी मोशन के बाद में एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बिल्कुल बच्चों जैसा आपने ये यूट्यूब पर कई वीडियो में देखा होगा, मैं भी करके दिखा देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में ये मेरा पेन टैब है ना, इसको मैं यहां पर कहीं पर बैलेंस करता हूं। होप सो ये बैलेंस हो जाए। देखिए ये ऐसे थोड़ा सा हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये यहां पर बैलेंस हो गया। तो अब देखो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मास है? मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, मास तो पूरे पेंटेप पर है, लेकिन ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसे बैलेंस हो गया। जब ये बैलेंस हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट में, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर करते हैं। ठीक ठीक सुन लीजिए, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर करते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट के सहारे हम पूरे ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन को भी समझा सकते हैं या समझ सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात? यानी एक ऐसा पॉइंट किसी रिजिड बॉडी में बाहर या अंदर, उस रिजिड बॉडी के अंदर भी हो सकता है, रिजिड बॉडी के बाहर भी हो सकता है। रिजिड बॉडी के अंदर या रिजिड बॉडी के बाहर एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर करेंगे, द्रव्यमान को कंसीडर करेंगे, यानी मान लेंगे कि यहां पर पूरा मास है। और साथ ही साथ क्या कंसीडर करेंगे? साथ ही साथ ये कंसीडर करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पूरे ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन, ये जो मैंने आपको मोशन अभी बताया, ये जो मोशन आपको साइड में दिखाई दे रहा है, इस ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आई बात? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। यहां पर मैंने आपको द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन समझा दी है। चलिए एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड a body where whole mass of the body to be considered, and this point represents the translational motion of the body. क्लियर बात? तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये पूरी डेफिनेशन बन जाने के बाद अब हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो मान लीजिए दो पॉइंट है हमारे पास में, दो पार्टिकल है, उन दोनों पार्टिकल की पोजीशन है ए x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट है, और दूसरा पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने xy प्लेन पर कंसीडर किया, ये x है ये y है। xy प्लेन में a को लिखा, b को लिखा। a पर a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। अब दोनों के मास अलग अलग है, मतलब पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, यानी पहले का मास या द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। अब अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां पर कहीं पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर मैं इन दोनों मास को बैलेंस कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी पेंटेप को बैलेंस करके बताया आपको, वहां पर हम इन दोनों पॉइंट के मास को कंसीडर कर सकते हैं और उसी को मास पॉइंट कहेंगे या द्रव्यमान केंद्र कहेंगे या सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो जो ये सेंटर ऑफ मास रहेगा उसे हम कैलकुलेट कैसे करें या उसकी पोजीशन को हम कैसे निकालें? तो उसकी पोजीशन को निकालने के लिए हमारे पास में सूत्र आ चुके हैं XCM। देखो यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जहां पर हम सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो XCM इज इक्वल टू क्या होगा? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट रहेगा इसका m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो अगर दो पार्टिकल है तो पोजीशन ऐसे ही निकालेंगे, है ना, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ये ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अगर तीन पार्टिकल सिस्टम आ जाए तो कोई बात नहीं, m3x3 भी ऐड कर देंगे और इसी तरीके से m3y3 भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स का सिस्टम आ जाए
इसी फॉर्मूला को और आगे बढ़ा देंगे। इतने पार्ट में मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए अब हम इसके प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, द बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम आर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन at -1 2 and 2 4 respectively. What are the coordinates of the center of mass? देखो दो पॉइंट है हमारे पास में. Let us consider this is the first point. 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट यहां रखा है. ये दूसरा पॉइंट 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है. इसके कोऑर्डिनेट है -1 2. इसके कोऑर्डिनेट है 2 4. अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसे x1 y1 कंसीडर करेंगे, इसे x2 y2 कंसीडर करेंगे और बीच में कहीं पर यहां पर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा. तो जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा x cm, वो कैसे निकालेंगे हम, m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या होगा m1 प्लस m2. गॉट इट. तो x cm इज इक्वल टू m1 की जगह पर लिखेंगे हम 1 मल्टीप्लाई x1 की जगह पर क्या लिखेंगे -1, ये -1 लिखा, प्लस m2 की जगह पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x2 की जगह पर लिखेंगे 2, सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2 3 हो जाएगा. x cm हमारा जो आ गया वो है -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 1. आ गया समझ में. तो 1 यूनिट जो भी होगी, 1 इकाई 1 यूनिट जो भी है, इतने पार्ट में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आगे देखेंगे. अब ये जो x कोऑर्डिनेट आया इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखिए यहां पर 2 दे रखा है y1 और y2 दे रखा है 4. इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला इसी तरीके का बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज 3. सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे. तो 4 2 सा 8 प्लस 2 10 बाई 3 दैट इज हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 10 बाई 3 दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. गॉट इट. तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है. इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स द कार्बन एंड द ऑक्सीजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1.2 multiply 10 power minus 10 meter. The distance of the center of mass from the carbon atom is. देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम इन दोनों को मैंने x एक्सिस पर मान लिया और ओरिजिन पर कंसीडर कर लिया कार्बन को. क्यों ऐसा क्यों किया भाई? देखो साफ सुथरा लिखा है कि कार्बन के रेस्पेक्ट में हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना है. इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर कार्बन को लेंगे, ऑक्सीजन को भी एक्स एक्सिस पर लेंगे और ओरिजिन किसे कंसीडर कर लेंगे, कार्बन एटम को, क्योंकि कार्बन एटम से हमें डिसाइड करना है उसकी दूरी सेंटर ऑफ मास की या द्रव्यमान केंद्र की. तो यहां पर मैंने 0 0 लिख दिया. ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 0. इसका मतलब हमें y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 0 0 ही है दोनों, है ना. तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेट करके सेंटर ऑफ मास में x कोऑर्डिनेट चाहिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 ही होना है. ठीक है ना, x एक्सिस पर ये इसलिए. अब कार्बन का जो मास लेंगे हम वो लेंगे 12 u, है ना. कितना लेंगे, 12 u. अब ये u क्या है, एटॉमिक यूनिट. ऑक्सीजन का मास कितना होता है यहां पर 16 u. तो अब ध्यान से देखिए, मैंने 12 ले लिया और यहां 16 ले लिया. सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, फटाफट से देखेंगे. तो मैं यहां पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालूंगा सेंटर ऑफ मास का. यहां पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई आएगा 12 प्लस 16. अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x, ये 0 हो जाएगा, प्लस 12 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, मत कीजिए 12 और 16 का मल्टीप्लाई, एज इट इज रहने दीजिए. 12 मल्टीप्लाई 16, ये अपॉन में 10 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 10 आएगा.
और मल्टीप्लाई देखिए 12 और 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 28 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10। अब इसे सिंपली सॉल्व कीजिए तो कैसे कितना आएगा आंसर यहाँ पर 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, यहाँ पर x इक्वल टू 48 अपॉन 7 आएगा, अप्रोक्स 0.69 के बिल्कुल करीब करीब पहुंच रहा है। 10 पावर माइनस 11 आ गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 11 आएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 6.9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11, एक माइनस साइन यहाँ से हटा दीजिए तो 0.69 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आंसर आया वो डी ऑप्शन सही है। क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में खास बात समझने लायक जो बात है वो ये है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए कि देखिए यहाँ पर लिखा है फिगर शोज अ कंपोजिट सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स। ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म, इस वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिए पहले, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। जैसे अगर ये मान लो ये मेरे हाथ में रॉड है तो इस रॉड में यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक, ये पूरी रॉड में पर सेंटीमीटर अगर मास कैलकुलेट करूं तो मास कैसा निकलेगा, कहीं भी निकालू, चाहे यहां निकालू, यहां निकालू, यहां निकालू, पर सेंटीमीटर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब दो रॉड है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए सेम है, तो याद रखिएगा अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो जैसे अगर मान लो यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और इस पेन की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, एक एग्जांपल दे रहा हूं 10 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर क्या बन जाएगा, यानी अगर मैं 5 सेंटीमीटर इधर से देखूं और 5 सेंटीमीटर इधर से देखूं तो मैं इसे यहां पर बैलेंस कर सकता हूं, यहां कहीं पर। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर इसका सेंटर कहां मिलेगा मुझे, इस पॉइंट पर। तो इसका सेंटर कहां मिला मुझे, इसका सेंटर मिलेगा मुझे L/2, 0 पर। गॉट इट। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। और जबकि इसका सेंटर कहां मिलेगा, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर मिलेगा मुझे 0, L पर। क्लियर बात। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहां पर दोनों सिस्टम से जो नेट मतलब जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो पता करना है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है, देखते जाइए। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालने के लिए एक पूरा इस पूरी रॉड का मास हमने कहां कंसीडर कर लिया, इस पहले वाली रॉड का, मतलब जो एल लेंथ की रॉड है इसका मास हमने कंसीडर किया है पॉइंट ए पर, इसे पॉइंट ए कंसीडर कर दिया, और पॉइंट बी पर कंसीडर किया हमने दूसरी रॉड का मास। पहली रॉड का मास अगर मान लो m है तो दूसरी रॉड का मास, चूंकि लेंथ 2l है और यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब एक समान मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का जो द्रव्यमान का जो आवंटन है वो एक जैसा है। ठीक है, तो यहां पर हम मास कितना कंसीडर करेंगे, 2m कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, लेंथ में डबल है तो मास में भी डबल होगा, है ना, बात समझे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स सी एम निकालेंगे। तो एक्स सी एम के लिए m1 कितना होगा m, x1 कितना होगा L/2 प्लस m2 कितना होगा 2m मल्टीप्लाई x1 कितना होगा, देखिए यहां पर x1 की वैल्यू 0 दे रखी है, b का x कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाई m प्लस 2m आ जाएगा। सॉल्व करके आंसर लिख देंगे तो एक्स सी एम इज इक्वल टू, सिर्फ ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो ml/2 डिवाइडेड बाई 3m, m से m मर गया तो एक्स सी एम इज इक्वल टू आंसर आएगा L/6। अब देखिए जिसमें L/6 नजर आ रहा है वो ऐसे दो ऑप्शन है, मतलब अब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, है ना, तो सी और डी में से कोई एक आंसर है। चलिए जल्दी से हम इसका y कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, YCM निकालेंगे। तो m मल्टीप्लाई 0, देखो पहली रॉड का जो एक्स एक्सिस पर रॉड है उसका मास तो हो गया m और उसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0, प्लस दूसरी रॉड का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट l है और उसकी लेंथ मास है 2m, तो 2 ml, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा
m प्लस 2m दैट इज 3m। सॉल्व करेंगे तो YCm इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो गया, 2ml डिवाइडेड बाई 3m, m से m कट गया तो 2l/3 दैट इज ऑप्शन नंबर। आप देखिए यहां पर जो ऑप्शन सी है वो सही नजर आ रहा है, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट l/2 l/6 बना और y कोऑर्डिनेट 2l/3 बना। आ गया यहां तक समझ में? मेरे ख्याल से इतने पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन इज। देखो एक एक पिंड है या एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल्स है वो सब कहां पर है? सेंटर से, ओरिजिन से आर दूरी पर लोकेट है ना। मैं आपको बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझे इस बात को कि मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है, ये बॉडी है। अब मैंने सर्कल ही क्यों बनाया, इसके पीछे खास कहानी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। और यहां पर हर बिंदु पर डिस्टेंस कितनी है? हर पॉइंट की डिस्टेंस है आर। तो जैसे एक पार्टिकल यहां है, यहां है, यहां है, तो सभी पार्टिकल आर डिस्टेंस पर है। कहां पर है? सभी पार्टिकल्स आर डिस्टेंस पर है। जब सभी पार्टिकल्स आर डिस्टेंस पर है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा या तो वो सेंटर पर होगा या सेंटर से इसकी परिधि यानी इसके सरकमफेरेंस के बीच में कहीं पर होगा, है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसका कारण है, सेंटर पर ही होना चाहिए। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं कि सेंटर पर ही होना चाहिए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि यहां पर मास अधिक नहीं हो सकता। ऐसा तो दे नहीं रखा है कि पार्टिकल्स का मास, सभी पार्टिकल्स का मास सेम है। हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स का मास ज्यादा हो, कुछ पार्टिकल्स का मास कम हो। तो जाहिर सी बात है कि दोनों कंडीशन हम सोचे कि या तो सेम होगा सभी पार्टिकल का मास या सभी पार्टिकल का मास अलग अलग होगा। अगर सेम होगा तो सेंटर पर सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना, सेंटर पर आएगा, सेंटर पर, पहली कंडीशन में। और अगर सभी पार्टिकल्स का मास अलग अलग है तो कहां पर आएगा? सेंटर से लगाकर सरकमफेरेंस के बीच में। इसका मतलब यहां पर अगर लोकेशन आया तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बनेगी, मतलब मैं इसे स्मॉल आर कंसीडर कर सकता हूं। तो जो स्मॉल आर आएगा वो लेस देन कैपिटल आर आएगा। तो कुल मिलाकर अगर सेंटर पर आता है तब भी कैपिटल आर से छोटा, है ना। और अगर स्मॉल आर मतलब क्या कहना चाहिए कि सेंटर पर आता है और सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच में आता है तब भी स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 इक्वल टू 2m, m2 इज इक्वल टू 4m। देखो यहां पर m1 दे रखा है, क्वेश्चन आपको पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइए। ये m1, m2, m3, m4, ये 4 पार्टिकल दे रखे हैं, चारों के मास दे रखे हैं। 3 के मास दे रखे, चौथे का मास नहीं पता है। m1 m4 हमें कैलकुलेट करना है। इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ m4 सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द 4 पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो एक वर्ग दे रखा है, उस वर्ग के सेंटर पर हमें सेंटर ऑफ मास लाना है नहीं लाना है। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? m4 के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये जो सेंटर है ये ओरिजिन है। अगर सेंटर ओरिजिन है ना, अगर सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन बोले तो क्या? मूल बिंदु, है ना। सेंटर क्या है? मूल बिंदु है। अगर सेंटर ओरिजिन है या मूल बिंदु है तब आप देखिए कि यहां से हम स्क्वायर है तो आप देखते जाइए यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी a। मान लीजिए यहां से डिस्टेंस हो जाएगी a, लेफ्ट में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? माइनस से,
नीचे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस से। गॉट इट। अब मैं m1 m3 m2 m3 और m4 के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। निकाले कोऑर्डिनेट। जो m1 का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, a पॉजिटिव x में और b भी पॉजिटिव, मतलब y भी पॉजिटिव है, मतलब a कॉमा है। ठीक भाई। m2 का कोऑर्डिनेट क्या निकला, m2 का कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं। m1 का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो माइनस से और माइनस से निकलेगा। देखो नीचे आया ना, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। इसी तरीके से m2 का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, a कॉमा माइनस से। ठीक भाई। इसी तरीके से m3 का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, m3 का कोऑर्डिनेट निकलेगा a a, और m4 का कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस से a। अब जब हमारे पास में चारों कोऑर्डिनेट आ गए, मास दे रखा है, तो इससे सॉल्व करना बड़ा आसान है ना। इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। अरे ये रहा ना, 0 है ना, ओरिजिन पर है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, तो 0 है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, m1 x1। m1 की जगह पर क्या लिखे, m1 x1। x1 कितना है इसका, माइनस है। फिर लिखेंगे प्लस m2 m2 x2। x2 की जगह पर लिखेंगे a, प्लस m3 x3 की जगह पर लिखेंगे a, प्लस m4, और x4 की जगह पर क्या लिखेंगे, x4 की जगह पर लिखेंगे माइनस a, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहां पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। गॉट इट। अब 0 इज इक्वल टू m1 की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो यहां लिखा है 2m। क्वेश्चन देखते जाइए। अब आप 2m लिखा है, क्वेश्चन में है 2m, और माइनस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2m है। प्लस m2 की जगह पर लिखेंगे 4m, ये 4m आ गया, और a लिखेंगे उसके साथ में, प्लस m3, m3 की जगह पर लिखेंगे हम m, उसके साथ में a, माइनस m4 एज इट इज, a एज इट इज, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो 2m प्लस 4m प्लस m, मतलब यहां पर 7m तो आ गया, प्लस m4 आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 होना है। अब देखिए माइनस 2m है, यहां पर 4 प्लस 1 5m है। 5m में से 2m सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3m है, 3ma माइनस m4a और इक्वल टू 0। अब इसे बड़ी आसानी से हम सॉल्व करके ये बता सकते हैं कि m4 की वैल्यू क्या होगी। तो m4 की वैल्यू क्या नजर आ रही है भाई आपको, a से a कैंसिल हो जाएगा, m4 इज इक्वल टू 3m। तो आंसर जो हमारा आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3m आ रहा है। तो आंसर क्या बना, नन ऑफ दीज। समझ आया, क्योंकि m4 की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, m4 इज इक्वल टू 3m। गॉट इट। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास कब, देखो अभी तक मैं कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में समझा रहा था। अगर मान लो कोऑर्डिनेट की बजाय पोजीशन वेक्टर्स आ जाए, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर, यहां जो दिखाई दे रहा है उसको देखते जाइए आप। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स की जगह पर क्या आ जाएगा, उसके पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे। डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर m1 का पोजीशन वेक्टर दे रखा है r1। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश, जैसे हम बताते हैं ना कि ये राजू वो खड़ा वहां पर, तो ये क्या बताते हैं हम, स्थिति सदिश बताते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर बताते हैं। जैसे मैं आपकी लोकेशन ऐसे उंगली बताऊं तो यहां से लगाकर यहां पर जो एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, आपका पोजीशन वेक्टर, है ना। तो इसी तरीके से यहां पर जो इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट होगा, उस सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन बनेगी, वो पोजीशन हम कैसे निकाले, यानी आर कैसे निकाले। तो आर निकालने का जो तरीका होता है वो होता है
वेक्टर RCM इज इक्वल टू M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब हम यहां से इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। आया समझ में यहां तक? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं खास बात। मैं क्या समझाऊं इसमें, कुछ भी नहीं, सिंपल है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर 2 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है। R1 एक पोजीशन वेक्टर है, R2 उसका दूसरा पोजीशन वेक्टर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब स्थिति सदिश निकालना है। क्या निकालना है हमें? स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, RCM इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। गॉट इट? यहां से आएगा वेक्टर RCM इज इक्वल टू, M1 की जगह पर लिखेंगे 2 किलोग्राम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके पोजीशन वेक्टर में, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। अच्छा, ये i कैप, j कैप, k कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z एक्सिस। वेक्टर्स में ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूं, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ भैया, ये अगर यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, तभी पहुंचे हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, हाँ, अपने खुद के चैनल को, है ना, आपका अपना प्यारा सा चैनल है। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई ये आ गया, प्लस M2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5 किलोग्राम। तो 5 मल्टीप्लाई R2 की जगह पर लिखेंगे I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप और डिवाइड कर देंगे 2 प्लस 5 दैट इज 7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 2 टू जा 4i कैप प्लस 3 टू जा 6j कैप माइनस 7 टू जा 14k कैप, गॉट इट, प्लस 5i कैप, फिर आएगा माइनस 5j कैप, फिर आएगा 5 टू जा 10 कैप k कैप और डिवाइडेड बाई आएगा 7। अब 4 को ऐड कीजिए 5 में, 9i कैप, है ना। इसी तरीके से पूरा लिखते जाइए, आंसर आ जाए। तो ध्यान से देखिए, ये i कैप, j कैप, k कैप, ठीक है। अब 4 को ऐड कर दीजिए 5 में, तो कितना आएगा? 9i कैप प्लस 6 माइनस 5, ये जे कैप में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। जे कैप माइनस 14 और प्लस 10 दैट इज माइनस 4k कैप और डिवाइडेड बाई 7। अब इसे क्या लिखेंगे? 9/7 i कैप प्लस 1/7 j कैप माइनस 4/7k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल शाम से फिर वापस से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो अगर ये समझ में आया, तभी आप लाइव क्लास में प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।